हाँ भाई दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद याविन सर में। दोस्तों आज अपन पढ़ रहे हैं भारत में संविधान सभा की मांग। आपको कल मैंने इससे पहले पढ़ा दिया था कि संविधान सभा की मांग तो हुई, संविधान सभा कहाँ से ली। ये आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले संविधान सभा कहाँ बनी थी, फ्रांस और यूएसए में। लेकिन अपनी जो संविधान सभा का मॉडल है वो कहाँ का है, फ्रांस का। ठीक, वो फ्रांस का है। तो अब इसकी जो मांग उठी थी, किस किसने उठाई थी, कब कब उठाई थी, वो दोस्तों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को कल की पूरी बात समझ में आई होगी और आपने विधिवत और सही तरीके से नोट्स बनाए होंगे। ठीक दोस्तों, भारत में संविधान सभा की मांग, उसको पूरे को मिटा देता हूं मैं। भारत में संविधान सभा की मांग, मांग का मतलब है डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना। हर आपने देखा होगा कि घर को मान लें, आपने अपने घर में देखा होगा कि जब भी कोई भी नया निर्णय लेना होता है तो सबसे पहले वो विचारों में आता है, मौखिक तौर पे आता है, यानी कि अनौपचारिक तरीके से बोला जाता है उसको कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। ठीक, उसके बाद होता है वो औपचारिक। तो अनौपचारिक तौर पर यानी इनफॉर्मल, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ठीक, और अनौपचारिक यानी इंग्लिश में इनफॉर्मल और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो इसकी जो अनौपचारिक मांग थी, अनौपचारिक मांग, इसके नीचे लिख रहा हूं इनफॉर्मल डिमांड, इनफॉर्मल डिमांड। ठीक, अभी लगा ली। अब ब्लैक रंग से लिख रहा हूं अप्रत्यक्ष मांग, अप्रत्यक्ष मांग, इनडायरेक्ट डिमांड। जो किसने की थी, सन 1895 में की थी, बीजी तिलक साहब ने की थी। विधेयक पारित किया था, स्वराज विधेयक 1895 में। बीजी तिलक, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने की थी। तिलक ने स्वराज विधेयक स्वराज विधेयक यानी स्वराज अमेंडमेंट के तहत की थी। अब आपको ध्यान रखना है 1895 में बीजी तिलक ने, यानी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के तहत की थी, स्वराज विधेयक के तहत की थी। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इसके बाद दो बहुत ही मुख्य आईएमपी बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले पॉइंट बनते हैं। उन पॉइंटों का नाम है कि गांधी जी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार बनेगा। क्यों कहा था, इसका भी एक कारण है कि मान लीजिए कि ये मांग मान ली जाती है और उसके बाद ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि इसको बनाएगा कौन। तो जो अंग्रेज होते वो अपने हिसाब से बना देते। तो पहले भी भारत देश गुलाम था, उसके बाद फिर गुलाम रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब अपने दिमाग, सबसे बड़ा गुलामी का कारण होता है माइंड। जब माइंड ही अपना स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रहा, हमारी इच्छा अनुसार, यानी कि वो गुलाम है। तो इसी कारण गांधी जी ने 1922 में, गांधी जी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा।
1922 में कहा कि भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में रहना इंडियंस को है ना कि यूके वालों को, ब्रिटेन वालों को, अंग्रेजों को रहना है। भारतीयों के इच्छानुसार होगा, यानी जैसा भारतीय चाहेंगे वैसा होगा। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि जब ये गांधी जी ने ये मांग कर दी थी 1922 में, तो 2 साल बाद, अगर 1922 में अगर आप 2 साल जोड़ोगे तो 1924 हो जाएगा। तो 1924 में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की जो मांग रखी थी वो मोतीलाल नेहरू ने रखी थी, जो स्वराज पार्टी के तहत थी। आपको जो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का एनालिसिस के आधार पर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय संविधान की मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1924 में ब्रिटिश, ये जो मांग है ना, ये मांग होती है जैसे अपन आंदोलन कर देते हैं कोई भी, उसके आधार पर अपन मांग उठाते हैं, लेकिन जो मांग थी ब्रिटिश सरकार के समक्ष थी। तो 1924 में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ब्रिटिश सरकार के समक्ष, 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कौन थे? फादर ऑफ, नहीं सॉरी, हाँ पिताजी थे किनके? ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। सॉरी, वो मैं दूसरा क्वेश्चन था वो बोल जाता, लेकिन गलत हो जाता। मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे पीएम साहब, अपने पहले पीएम, उनके पिताजी थे। ठीक है ना? तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू उन्होंने कैसे की थी? स्वराज पार्टी के तहत की थी, क्योंकि स्वराज पार्टी 1922 में नेहरू ने। अब आपको ध्यान रखना है कि गया जो अधिवेशन हुआ था, गया यानी यूपी में, वो हुआ था 1923 में या 22 में हुआ था, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप इतना ध्यान रखो, भूल रहा हूँ, 1922 में ही हुआ था, 1922 या 23, मैं इसको ध्यान भूल रहा हूँ, अभी मेरे से मिस हो रहा है वो पॉइंट। 1922-23 में गया अधिवेशन हुआ था। उस गया अधिवेशन में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू साहब, इनकी बातें मानी नहीं जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, तो इन्होंने अलग से स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था सन 1924 में। फिर इन्होंने ये मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी है, ध्यान रखना। इनसे पहले 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग मोतीलाल नेहरू ने रखी। यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने जो मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी, ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी, इससे पहले ये मांग कभी भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष नहीं रखी गई थी। बोला जरूर गया था, लेकिन इससे पहले ये इस ब्रिटिश सरकार इसके समक्ष नहीं रखी गई थी। तो ये बहुत आईएमपी पॉइंट आपका बनता है दोस्तों, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक, अब ये तो हो गया संविधान सभा की मांग के लिए। अब इसके बाद आता है साइमन कमीशन। तो वो साइमन कमीशन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कंप्लीटली तौर पर पूरे बोर्ड में आएगा। मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा तो आधा इस पे रह जाएगा, आधा उस वाले पे रहेगा। डिजिटल बोर्ड अपने पास है नहीं जो मैं आपको बैक करके दिखा दूं। यहाँ तो मिट गया सो मिट गया दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरी सुविधा करना चाहती हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इस पर जरूर ध्यान देना, जो कि आपके काम जरूर आएगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे और प्रिपेयर होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो जो क्वेश्चन मेरी क्लास से आया, मेरी क्लास से आया, आप देखना, ठीक है दोस्तों।
अब पढ़ रहे हैं अपन साइमन कमीशन। इसको यहाँ पढ़ाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, इसको हेडिंग बनाता हूँ इसकी यहाँ पे। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का मतलब क्या होता है? साइमन आयोग। तो आप इतना सभी लोग जानते हैं कि कमीशन को आयोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो गठन किया गया था वो नवंबर 1927 में किया गया था। वहां पे किया गया होगा, जाहिर सी बात है, जो देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो ब्रिटेन का ही कंट्रोल था, तो ब्रिटेन ही बना होगा, ठीक है। तो इसका गठन हुआ था नवंबर 1927 ब्रिटेन में, नवंबर 1927 ब्रिटेन यूके में इसका गठन हुआ था, नवंबर 1927 ब्रिटेन यूके में। अभी आपको नाम लग रहा है साइमन कमीशन, इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था सर जॉन अल्सर अब्र साइमन। मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है। तो उसी के जो लास्ट वर्ड था उसके आधार पर इसका नाम साइमन पड़ा था, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष था उस अध्यक्ष का नाम था सर जॉन अल्सर ब्रुक साइमन। सर जॉन अल्सर ब्रुक साइमन, ठीक। तो यानी कि साइमन आयोग, इसके लास्ट के नाम के आधार पर इसका नाम साइमन पड़ गया, ठीक है। अब इस जो आयोग थी इसकी क्वालिटी या इसकी विशेषता ये थी कि ये आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे। जब सभी सदस्य किसी अन्य देश की होंगे, यानी कि मान लो कि आपके घर के लिए कोई भी आयोग या कोई भी आयोग कमीशन बनता है, उस कमीशन में दूसरे घर के सभी सदस्य हैं, तो आपके घर के बारे में कौन बताएगा कि क्या निर्णय लेना है क्या नहीं, उनकी जो इच्छा होगी उस हिसाब से ले लेंगे। तो इसकी जो क्वालिटी थी यानी विशेषता थी कि इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे। विशेष ये कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसके सभी सदस्य अंग्रेज यानी ब्रिटिश थे। आप इसको पढ़ें। अब आप कोई भी आयोग वगैरह आप पढ़ते हैं उसको नॉर्मल तौर पे अपनी डेली लाइफ से जो यूज करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लिंक करके पढ़ोगे, सॉरी, ठीक है ना। अब ये जो भारत आया था 3 नवंबर आयोग बना था 1927, लेकिन जो भारत कब आया? भारत आया था 3 नवंबर 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। जब ये भारत आया तो भारत में विद्रोह होना शुरू हो गए, कलेश होना शुरू हो गए। इसका मेन कारण ये था, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये पूछ ले कि भाई मुझे ये बताइए कि साइमन कमीशन के कारण जो विरोध हुआ था उसका एक कारण बता दीजिए, मुख्य एक कारण। तो उसका मुख्य एक कारण ये था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। बस ये आप बता देना कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही इसका मुख्य कारण था इस आयोग का इंडिया में आने के बाद आंदोलन होना, ठीक। ये इसका है। अगर आपसे कोई आप इस साइमन कमीशन को पढ़ लो, भविष्य में कोई भी आपसे पूछे या पेपर में ये पूछे कि आप एक उद्देश्य बताइए ऐसा जिसके कारण साइमन कमीशन की वजह से भारत में विद्रोह हुआ, तो एक कारण था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, मात्र एक कारण था, इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। तो 3 फरवरी 1928 को ये कब आया? इंडिया में। जब ये 3 फरवरी 1928 को इंडिया में आया तो आपने देखा होगा कि जब भी आज आप वर्तमान में आपने देखा होगा दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है। सीजेपी प्रोटेस्ट का मतलब है कांग्रेस जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो नीट का नहीं है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर पेपर का। उनका उद्देश्य पेपर जो लीक होते हैं उनके आधार पर। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप भी पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, लेकिन अगर एसएससी जीडी के लिए आप इस सबको पढ़ रहे हैं और आपका एंड टाइम पर पता पड़े कि आपकी भर्ती कैंसिल हो जाती पेपर लीक होने के कारण, तो ये फेलियर ना अपना है
ये फेलियर है सिस्टम का। तो सिस्टम में हर विभाग में एक सर्वोच्च पद पर बैठा मंत्री होता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो सभी लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पास वो पावर है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पेपर लीक कर जाए, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो इस वजह से वो सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, और वो जो आंदोलन हो रहा है वो हम सभी के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग हो रहा है। और हाँ, ये आज तक का जो आंदोलन है छात्रों के प्रति, ये पहली क्रांति है जो कि एजुकेशन से संबंधित हो रही है। अभी तक बहुत बड़ी क्रांतियां हो गई थी, जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक, यानी 20 जुलाई 2026 तक कई क्रांतियां हो गई। लेकिन एजुकेशन से संबंधित जो क्रांति हुई है वो सबसे पहली और सबसे बड़ी, मतलब क्रांति और भी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे एक बड़े लेवल की क्रांति यही हुई है जो सीजेपी द्वारा करी गई है। तो मेरा मतलब ये है कि आप सभी लोग ट्विटर के माध्यम से, अन्य किसी भी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, तमाम चीजें चल रही हैं, तमाम ऐप उनके माध्यम से सीजेपी का सपोर्ट करना है। ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पढ़ने का मतलब तभी है जब नौकरी लगे। जब नौकरी नहीं लगी तो पढ़ाई का मतलब क्या? उससे बड़ी काम धंधा कोई सीख लो, तो इससे अपन अपना घर चलाएंगे। हर आदमी का उद्देश्य क्या है? 2 पैसे कमाना, चाहे वो नौकरी करे कमाए या काम धंधे से कमाए। तो दोस्तों, तो इसी कारण 3 फरवरी 1928 को जब ये भारत में आया था, तो इसके कारण क्या हुआ था कि आंदोलन हुआ था। जो आंदोलन हुआ था तो इसके कारण आंदोलन हुआ था। जो आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में क्या हुआ था कि आपने देखा होगा, अब सीजेपी इस जगह आंदोलन कर रही है। मानो कि सीजेपी प्रेजेंट टाइम में आंदोलन कर रही है जंतर मंतर पर, तो जंतर मंतर क्षेत्र का एक एसपी जरूर होगा जो आईपीएस होता है, ठीक। उसके नीचे होता है एक एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। उसके नीचे अन्य जो होते हैं डीएसपी वगैरह। तो उस समय जो एसपी था वहां का, यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था, तो यहाँ पे इसके विरोध में आंदोलन हुआ, ठीक है। तो मैं आपको लिखता हूँ, फिर आप उससे कनेक्ट कर लेंगे। इसके भारत आने के बाद आंदोलन हुआ। भारत आने के बाद आंदोलन हुआ। अब जिस जगह ये आंदोलन हुआ था, वहां आंदोलन किसने किया था? वहां पर सबसे ज्यादा भूमिका रही थी लाला लाजपत राय की, ठीक। तो जो आंदोलन जिस जगह हुआ था उस जगह एसपी कौन था? उस जगह का एसपी था स्कॉट। उस जगह एसपी था स्कॉट, वहां का एएसपी था जेपी सैंडर्स। एसपी स्कॉट और एएसपी जेपी सैंडर्स। एसपी ने आदेश दिया एएसपी को, एएसपी ने दिया वहां की फोर्स को। तो बस उसी में जब लाठी चार्ज हुआ था, तो एक लाठी लगती लाला लाजपत राय को, वो लगी थी 17 अक्टूबर 2000, वो लगी थी 30 अक्टूबर 2000, वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, भूल है। 30 अक्टूबर 1928 को लाठी लगी थी लाला लाजपत राय के, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। 30 अक्टूबर 1928 को लाठी लगी लाला लाजपत राय जी के, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। 17 नवंबर 1928 को एक्सपायर हो गए। तो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आंदोलन हुआ तो यहां, तो वहां कि एसपी इसको अलग कलर से लिख देता हूं, एसपी स्कॉट ने, एसपी स्कॉट ने एएसपी जेपी सैंडर्स को आदेश दिया। तो वहां पर 30 अक्टूबर 1900 लाठीचार्ज होने पर जैसे वर्तमान सीजेपी में हो रहा है, यहाँ भी कईयों के सर पट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कईयों सर पट रहे हैं और उम्मीद करें कि वहां किसी को जनहानि ना हो। लेकिन यहाँ पे जब लाठीचार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय के लाठी लग गई थी, ठीक है। वहां पर लाठीचार्ज होने पर 30 अक्टूबर 1928
30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय को चोट लग गई, चोट लग जाती है, जिस कारण जब चोट लगेगी तो जाहिर सी बात है या तो इलाज होगा, ज्यादा गंभीर लगती है तो सामने वाला अपनी जानानी यानी मृत्यु भी हो सकती है। तो जिस कारण 17 नवंबर 1928 को 17 नवंबर 1928 को वो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के विरोध में 17 दिसंबर 1928 को, ध्यान रखना मैंने डेट है यहाँ इसलिए लिखी है कि डेट से संबंधित क्वेश्चन इसलिए आ सकता है। वैसे डेट क्योंकि साइमन कमीशन से शुरुआत हो गई थी, देश में कुछ बड़ा बदलाव हो गई। ठीक, तो इसके विरोध विरोध में 17 दिसंबर 1928 को सत्रह दिसंबर 1928 को जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। अब मैंने आपको यहां से लेके यहां तक पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि मैं भी बता सकता हूं उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चन को जो मैं आपसे भी करने वाला हूं। मैं आपसे ये क्वेश्चन करने वाला हूं कि जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, यानी इसकी हत्या किसी ना किसी ने तो की होगी। तो किसने हत्या की थी जी, मुझे बताना है कमेंट करके। ठीक, नहीं तो मैं बता सकता हूं, लेकिन इतना आप करें तो जिससे क्या है आपके अंदर सर्च करने की एक मतलब एक इच्छा, या आप ये मान लो कि एक इंटरेस्ट जगेगा। उस इंटरेस्ट से क्या है ना, सिलेक्शन नजदीक होता है। ठीक, अब तो मैं आपको ये पूरा बता रहा हूं कि साइमन कमीशन कब आया था। साइमन कमीशन आया था नवंबर 1927। सॉरी, साइमन कमीशन बना कब था? साइमन कमीशन बना था नवंबर 1927 में, ब्रिटेना बना था। यानी साइमन कमीशन बना था नवंबर 1927 में, ब्रिटेना बना था। जब साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटेना बना था तो इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था सर जॉन अल्सर ब्रुक साइमन इसका अध्यक्ष था। इसमें विशेष ये है कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज और ब्रिटिश थे। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। इसके भारत आने के बाद आंदोलन हुआ। आंदोलन का कारण मैंने आपको बता दिया, सभी सदस्य अंग्रेज। तो वहां के एसपी स्कॉट ने एएसपी जेपी सैंडर्स को आदेश दिया लाठीचार्ज करो। तो वहां पर लाठीचार्ज होने पर 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लग जाती है, जिस कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती। तो विरोध में 17 दिसंबर 1928 को जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। यानी कि डेटें आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि तो इस समय बहुत बड़ा क्रांतिकारी हमारे थे जो कि मृत्यु उनकी हो गई थी, उनका स्वर्गवास या दिवंगत हो गए थे। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको कंप्लीट तौर पर बता दिया। और इसके अलावा इसके कोई क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी हत्या किसने की थी, वो आपको मुझे बताना है कमेंट करके। और जो कमेंट करके बताया समझूंगा कि उसने सही तरीके से पढ़ा है, क्योंकि एक तो होता है पढ़ के देख लिया छोड़ो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो टाइम बर्बाद करना होता है। ठीक है दोस्तों, और इसको इसी तरीके से लिख लेना, इसमें एक भी वर्ड अलग नहीं है आपके लिए, सब टू द पॉइंट है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट।
अब पढ़ेंगे हम नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। कोई भी रिपोर्ट होगी आप इतना समझ लो नेहरू रिपोर्ट यानी नेहरू साहब से संबंधित हो। उस समय एक्टिव कौन थे सबसे ज्यादा? मोतीलाल नेहरू साहब। तो पेश भी उन्होंने ही की होगी क्योंकि नाम आ रहा है नेहरू रिपोर्ट। तो पेश करने वाले कौन थे? पेश मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू द्वारा। विशेष का मतलब हर रिपोर्ट का एक विशेष होता है कि उसका पॉइंट क्या है, जिस आधार पर उसको रखा जा रहा है। तो विशेष ये था कि संविधान का पहला दस्तावेज इसको संविधान का पहला दस्तावेज या मान लो नींव माना जाता है। ठीक, यानी ओरिजिन मान लो आप इसको, ये समझ लो। ठीक, अब संविधान सभा की मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? संविधान सभा का मैंने पढ़ा दिया औपचारिक मांग, वो सॉरी अनौपचारिक मांग, जो किसने की थी? 1895 में 1895 में की थी बाल गंगाधर तिलक साहब ने। इसके अलावा मैंने आपको साइमन कमीशन पढ़ा दिया। अब मैंने आपको पढ़ा दिया नेहरू रिपोर्ट। अब इसके बाद संविधान की पहली बार जो औपचारिक मांग की गई थी वो की थी, प्रथम औपचारिक मांग वो की थी 1934 में, वो की थी एम.एन. राय ने। एम.एन. राय साहब का नाम सर्च कीजिए, लिखूंगा मैं पूरा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से इसको कमेंट में बताना। संविधान सभा की प्रथम, नहीं इसको इससे कम कर दें सर, प्रथम औपचारिक यानी फॉर्मल डिमांड, यानी फर्स्ट फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, ये किसने की थी? ये की थी 1934 में एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने। एम.एन. राय, पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय। इसी मांग को ऑफिशियल बहुत बड़ा वर्ड है, आधिकारिक तौर पर, इसी मांग को आधिकारिक तौर पर किसने आगे के लिए बढ़ाया? वो कांग्रेस द्वारा बढ़ाया गया था 1935 में। ठीक है, इसी मांग को आधिकारिक मांग, इसी मांग को आधिकारिक मांग 1935 में कांग्रेस द्वारा, ठीक है ना, कांग्रेस द्वारा किया गया था। जी मैंने आपको पढ़ा दिया नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, इसको पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। विशेषता थी कि इसको संविधान का पहला दस्तावेज यानी नींव माना जाता है। ठीक, संविधान की प्रथम औपचारिक जो मांग गई थी कि जब इस तरीके से बढ़ने लगा था, तो जब नींव की बात आ गई
तो जब नींव की बात आ जाती है तो अपन क्या करते हैं, ये समझ लो कि अपन उस पर नींव कसने के बाद अपन बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई उसके लिए पर्टिकुलर तौर पे कोई आधिकारिक बात तो होगी, यानी ऑफिशियल वो सॉरी औपचारिक मांग तो होगी, भाई ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो जब उसको एक सही तरीके से बनना है कि किसी काम को ऐसे करना है, फिर उसको लाते हैं ऑफिशियल तौर पे, हाँ डन अब ये काम करना है। तो इसका जो प्रथम औपचारिक मांग जो हुई थी 1934 में हुई थी, वो किसने की गई थी, वो M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई थी। इसी मांग को आधिकारिक मांग है, ऑफिशियल डिमांड ऑफ दिस फॉर्मल डिमांड, आप ये मान सकते हैं जो भी है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा। वो था 1935 में जो की गई थी कांग्रेस के द्वारा, जो है ना आपको बता दिया। अब कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कल हम आपको पढ़ाएंगे अगस्त प्रस्ताव से आगे का, ठीक। तो आज की सभा यहीं तक समाप्त होती है। आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इसका देखने का मतलब तभी बनता है और इसका आप टाइम का यूज करने का मतलब तभी बनता है कि आपको मात्र और मात्र एक रजिस्टर लेना है 20 से 30 रुपए का, उसमें इन सबको लिख लेना है और अपने SSC GD के जो क्वेश्चंस उसमें आएंगे पेपर में पॉलिटी को उनको सही कर लेना है। फालतू के उसमें नहीं पढ़ना है कि ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, 10 जगह से पढ़ोगे फेल हो जाओगे, एक जगह से पढ़ोगे और बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे। रजिस्टर बनाने के इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो कब तक देखते रहोगे आप, इसलिए रजिस्टर बनाइए, ठीक है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अगस्त प्रस्ताव और इसके आगे। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव और इससे आगे का, ठीक है दोस्तों। आपसे उम्मीद है कि आपने जो पढ़ा है, मैंने आपको फ्री में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सीरीज ऐसी फ्री में चलती रहेगी। और इस फ्री सीरीज का सबसे बड़ा फायदा आपको पेपर में उस समय मिलेगा कि हाँ हमने पढ़ा था पॉलिटी को और अब पॉलिटी के क्वेश्चन बन रहे हैं। पर जे आपका कोई भी जो दोस्त हो मित्र हो, उसको आप इसको शेयर जरूर करना, जिससे कि इसका फायदा और लोगों को पड़े, और सब्सक्राइब करना जिससे कि अगली वीडियो जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक यही है। और हाँ, जो मैंने आपसे पूछा था कि JP सैंडर्स, उसकी कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। यही मेरा आपसे कहना है और आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।